So you are welcome again in Physics Shorts, and we are working on the most important topics for ISC CBSE 2024. 4 मार्च का टारगेट है, फिजिक्स 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है। तो उसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का मतलब हो जाता है जिसके 2 पोल्स हों, और इस टॉपिक से आपको मिलेगा एक 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि डेरिवेशंस आने वाले हैं इसमें से डेराइव करने के लिए, और आज हम इस पर गॉस लॉ का भी पर भी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए माइनस क्यू और प्लस क्यू दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। उन दोनों चार्जेस को एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर रखा जाता है। चाहे आप इसको 2a ले लें, चाहे 2l ले लीजिए, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। और डाइपोल का आप नाम भी रख सकते हैं ए बी। तो जहां पे डाई का मतलब दो पोल, 2 पोल्स का मतलब 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को डाइपोल कहते हैं। एग्जांपल में अगर पूछ लिया जाए तो आप HCl का एग्जांपल, H2O का एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये डाइपोल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका काम होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से कैपेसिटेंस को बढ़ा देना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बढ़ा देना, ये इनका मेन काम होता है। इसका जो सेंटर होता है उसको हम O मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक O से A तक की डिस्टेंस L और O से B तक की डिस्टेंस L हो जाती है। हाफ हाफ डिस्टेंस में बढ़ जाएगा। ये कैलकुलेशन में इजी कर देता है डिस्टेंस को 2L लेना, इसलिए 2L लिया जाता है। डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताने के लिए डाइपोल अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा उसके लिए एक टर्म आ जाता है जिसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जिसको आप P वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, P वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, और कूलम इंटू मीटर इसकी SI यूनिट हो जाती है, कूलम मीटर। डायरेक्शन इसकी होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो P वेक्टर को इधर से अलाइन कर देते हैं, जैसे माइनस Q से लेकर के प्लस Q along the axis P वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अब इसका डेरिवेशन क्या आता है, जो 3 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वो आता है एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। तो ऐसे करके आप लेंगे, एक चार्ज है माइनस Q, एक चार्ज है प्लस Q, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2L, दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसकी एक्सिस के अलोंग यहां से R डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से, ये है इसका सेंटर पॉइंट O, और यहां से आप मान लीजिएगा R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना होगा, इस P पॉइंट पर अपने मन में एज्यूम करना होगा एक टेस्ट चार्ज Q0, जो प्लस वाला चार्ज होगा उसे रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप लिख दोगे E1 है अवे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E2 इनसाइड। E1 का मैग्नीट्यूड आप लिख देंगे, अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, 1/4πε0, जिसको आप KB कहते हो, इनटू Q अपॉन ये वाली डिस्टेंस आएगी O से P तक, O से P तक सेंटर से मेजर करना है। तो सॉरी, यहाँ से इसका नेम है AB, B से P तक चार्ज रखा है B पॉइंट पर, और B से P तक की डिस्टेंस आपको चाहिए और उसका स्क्वायर करना है। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके थे, Q/R²। तो B से P कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक O से P तक R है, उसमें से ये वाला L आप माइनस कर दीजिए, तो ये बच जाएगा R माइनस L। फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू Q/R-L का स्क्वायर। इसके बाद अगर आप पॉइंट A पर जो चार्ज रखा हुआ है, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे E2 K टाइम्स Q अपॉन A से लेकर के P तक की बात हो जाएगी, और AP का स्क्वायर, और K इंटू Q अपॉन ये वाली डिस्टेंस है L, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो R प्लस L का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज इसको बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और नेगेटिव चार्ज इसको की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो इनसाइड है।
दोनों अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, E1 में से E2 को करें या E2 में से E1 को करें, क्योंकि ये वाला पास में है और इस फॉर्मूले से देखा जाए तो यहाँ पे के क्यू अपॉन आर माइनस एल है, आर प्लस एल है, आर माइनस एल छोटा नंबर है, छोटे नंबर का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो E1 ग्रेटर है, ऐसे भी याद रख लेंगे। ये ऐसे याद रखेंगे कि ये पास में है तो इसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, इसलिए इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो E1 की वैल्यू ज्यादा है, E2 की वैल्यू कम है, दोनों को माइनस करना होगा। K इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर और K इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। K और Q कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर और 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर ये आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे आप, तो K टाइम्स यहाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ये यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होके, और इसे ओपन भी कर दे रहे हैं टाइम बचाने के लिए, आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL, और इसको भी ओपन कर देते हैं माइनस साइन लगा करके, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL, आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों हो जाएगी कैंसिल, और आपको जो आंसर मिलेगा ये मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू K टाइम्स 2RL ये है और 2RL ये है, तो आप इसको कह सकते हो 4 टाइम्स R इंटू एल अपॉन आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L और K इंटू Q भी बाहर है, तो K के साथ Q और 2L को एक साथ कंबाइन करना चाहिए, K टाइम्स Q इंटू 2L ये हो गए कंबाइन। अब ये K इंटू 2L यहाँ आ गए तो बचे 2R डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर माइनस L के स्क्वायर का भी स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस K इंटू P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सप्रेशन हो जाता है और ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करते हो, क्योंकि R तो एक बड़ी डिस्टेंस है, ये डाइपोल मोमेंट जैसे HCl मॉलिक्यूल है बहुत ही छोटे साइज का होता है, H और Cl के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, तो R इज टू मच ग्रेटर देन L, तो R का स्क्वायर तो L के स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप L स्क्वायर को नेगलेक्ट करिए, नेगलेक्ट करने के बाद आप लिखिए K इंटू P इंटू 2R अपॉन R का स्क्वायर और उसकी पावर 2 है तो R की पावर 4, यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा E इज इक्वल्स टू K इंटू 2P अपॉन R क्यूब, ऐसे करके याद रख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। P एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की तरफ है, और ये इधर को जाएगा, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में से E2 को माइनस किया था तो वो भी इधर को ही जाएगा, इसका मतलब E वेक्टर अगर आपको बनाना है तो 2P वेक्टर से चल जाएगा, इसमें R लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका डेरिवेशन हो गया एक्सियल पोजीशन का, और यहाँ 1/4πε0 लिख सकते हैं आप। ये आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के नहीं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको आप ब्रॉड एंड पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड एंड साइड पोजीशन, और इसको आप कहते हैं एक्सियल पोजीशन का, ये तो एक्सेस के अलोंग ही है, सो इसका नेम इजी हो जाता है, इस पे थोड़ा सा अलग नेम लिख के आ जाएगा तो तब ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिएगा कैसे होता है, एक माइनस Q और प्लस Q वाला एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा O, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर AB नाम का डाइपोल है, उसकी डिस्टेंस A से B तक 2L होगी, और O इसका सेंटर है तो O से भी L हो जाएगा और A से O तक भी L हो जाएगा, हाफ हाफ। और इस डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली डायरेक्शन में आपको एक
पॉइंट लेना है P यहां से R डिस्टेंस दूर। इस जगह पे आपको बताना है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे एक चार्ज, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसको भी ज्वाइन कर दिया ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ऐसे हो जाएगा E1, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड हो जाएगा E2, ये दोनों आ गए। और ये वाली डिस्टेंस L है, ये वाली डिस्टेंस R है, परपेंडिकुलर है तो R स्क्वायर, ये वाला हाइपोटेन्यूस हुआ, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट इधर वाला भी ऐसा ही हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, दिस पॉइंट इज P, और B से P तक। अब आपको ऐसे ही करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दोनों चार्जेस की वजह से कितने कितने होंगे। तो E1 जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप लेंगे ये वाला 1/4πε0 इंटू Q अपॉन ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस डिस्टेंस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, जिसमें से स्क्वायर हटा दिया जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाइड। अब आप E2 देखिए, E2 इधर को आ रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को। सो दिस इज K टाइम्स Q अपॉन, सेम डिस्टेंस है, स्क्वायर करेंगे तो सेम रिलेशन आ जाएगा। तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ बन रहा है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऐसे केस में जब दो वेक्टर अलग अलग होते हैं, एक वेक्टर इधर को ऐड कर रहा है, एक वेक्टर इधर को ऐड कर रहा है, आप इनके कंपोनेंट्स कर देंगे। दिस इज E1, दिस इज E2, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। अगर हम इसको थीटा एज्यूम कर लें तो ये भी थीटा होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं इनकी, और ये वाला एंगल थीटा होगा, और यहाँ से आपने एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है हॉरिजॉन्टल वाली, सो दिस वुड आल्सो बी थीटा, जिसको आप कहते हो ऑल्टरनेट एंगल। सो आपको मिल जाएगा कि ये वाला एंगल थीटा है, फिर यहाँ से इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल वाला डाउनवर्ड आ जाएगा। इफ दिस एंगल इज थीटा तो आपको यहाँ से मिलेगा कंपोनेंट E2 cos थीटा, और ये वाला मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट E2 sin थीटा। अगर आप इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, और थीटा होने के बाद इसका कंपोनेंट आ जाएगा E1 इसी लाइन के अलॉन्ग, E1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल आ जाएगा E1 sin थीटा। E1 sin थीटा, sin थीटा, E1 और E2 की वैल्यू सेम है और ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो गए, रिजल्टेंट 0 हो गया। लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, E की वैल्यू जो आ जाएगी फाइनली नेट वैल्यू, वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 दोनों सेम है और cos थीटा भी दोनों के सेम है, तो आप इसको डायरेक्टली 2 टाइम्स E1 cos थीटा या फिर 2 टाइम्स E2 cos थीटा लिख सकते हो। आगे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 टाइम्स E1 का मतलब हो जाएगा K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, दिस वन। cos थीटा की वैल्यू निकाली जाती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस करके, तो यहाँ पर बेस जो है वो ये वाली डिस्टेंस है, दैट इज L, और हाइपोटेन्यूस ये वाली डिस्टेंस है, तो L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये मिलेगा आपको K टाइम्स Q इंटू 2L अपॉन R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। देखिए 1 पावर ये पूरी है और हाफ ये है, 1 और हाफ को मिलाया तो 1.5, 1.5 का मतलब हुआ 3/2, और Q इंटू 2L हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसको P कहते हैं। सो हमारे पास आंसर आया E इज इक्वल्स टू K टाइम्स P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास रिलेशन आ गया, और ये वाला अप्रोक्सीमेशन ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे R की वैल्यू L से बहुत बड़ी है, R का स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, L स्क्वायर को कर दीजिए नेग्लेक्ट, R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको खत्म करेंगे क्योंकि R डिस्टेंस बहुत बड़ी डिस्टेंस है और L बहुत छोटी नाम मात्र की डिस्टेंस है, तो आपको मिलेगा E इज इक्वल्स टू K टाइम्स P अपॉन
आर का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये वाले 2 से 2 कैंसिल, k टाइम्स p अपॉन आर क्यूब, दिस इज द फाइनल रिलेशन। यहां पे आया था k इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, यहां पर आया है p अपॉन आर क्यूब, तो 2p अपॉन आर क्यूब और ये p अपॉन आर क्यूब, इसका मतलब ये वाली वैल्यू डबल है, ये भी याद रखना है। एक वेरी शॉर्ट के लिए या फिर 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये भी एक रिलेशन बन सकता है इनमें। आप देखिएगा डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रखा है और माइनस क्यू से प्लस क्यू ये इधर को जाती है p वेक्टर की डायरेक्शन। तो अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आपको E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स k इंटू पी वेक्टर करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। और फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन is equal to -2 times electric field in equatorial position। इसको ये एक रिलेशन हमारे पास बनकर आ गया, तो ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इन दोनों में से एक डेरिवेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, लगभग 99.9% चांसेस हैं इनके एग्जाम्स में आने के। तो आप इनको तो प्रिपेयर कर ही लीजिए और आपके 3 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएंगे बिल्कुल जेन्युइनली। एक लास्ट इसमें पॉइंट बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठाकर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब उस पर क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। देखिए ये एक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरह से, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पैरेलल लाइंस दिखा रखी हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर दिखा रखी हैं, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। अगर कहीं पर इस तरह से, इस तरह की ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस बना के बताइए, तो आप ऐसे बना सकते हो। या कहीं पे कर्व हो जाता है, ऐसे इस तरह से आ रहा है, ये ऐसे करके आ रहे हैं, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। जब फील्ड लाइंस पास पास होती हैं तो स्ट्रॉन्गर फील्ड को बताती हैं, वो दूर दूर होती हैं तो वीक फील्ड को बताते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E की वैल्यू फिक्स रहती है, तो हम उसको E लिखते हैं। इसमें एक रख दिया हमने डाइपोल, मान लीजिए इस तरह से रख दिया, ये है -q और ये है +q चार्ज वाला, और ये इसका सेंटर है। अब आपने देखा कि इसकी जो एक्सेस है डाइपोल की वो तो इधर को होगी p वेक्टर -q से +q की तरफ, और ये थीटा एंगल बना करके आपने रख दिया। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके रखा है और डाइपोल ऐसे करके रखा है। तो अगर आप फील्ड एक तरह का बहाव है, एक तरह का इफेक्ट है, उसमें आपने किसी डाइपोल को रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पर और इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो इस वाले चार्ज पर, ये नेगेटिव चार्ज है, जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड उधर जा रहा है तो इस पर लगने वाला फोर्स इधर को आ जाएगा F मैग्नीट्यूड का, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E, F वेक्टर। आप इसको F1 और F2 मान लीजिए, F1 वेक्टर, और इस पर लगेगा फील्ड की ही डायरेक्शन में F2 वेक्टर। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। और अगर दोनों की डायरेक्शन अलग है और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस तरह से बन गए, एक रॉड है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, दोनों बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो टू इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में है और पैरेलल हैं, ऐसे फोर्सेस मिल करके इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं इधर से और ऐसे करके, और ये डाइपोल ऐसे घूमना शुरू कर देगा। कब तक, जब तक ये इट इज नॉट गेट अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम किसी डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक टॉर्क लगाता है, और वो टॉर्क उसे अपनी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
और दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम देखिएगा ये वाला एक फोर्स है इधर, एक फोर्स है इधर, इन दोनों के बीच की ये है लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे वाली हमें चाहिए होगी। ये टोटल डिस्टेंस है 2l, ये एंगल है थीटा, और आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो एंगल के अपोजिट वाली साइड को साइन परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर आता है साइन में, तो आप यहाँ लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 2l है, सो परपेंडिकुलर इज 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। एंड देन टाउ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, f का मैग्नीट्यूड है q इंटू e और डिस्टेंस है 2l साइन थीटा। इस तरह से आपको मिल जाएगा q इंटू 2l एक साथ और इंटू e साइन थीटा। इसको आप p कहते हैं और pe साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। और क्योंकि साइन थीटा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स का, और इसका परपेंडिकुलर हमें कंपोनेंट लेना होता है p वेक्टर का और e वेक्टर का। सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू p क्रॉस e वेक्टर, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है वेक्टर फॉर्म में। अगर ये पहले से ही फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो थीटा जीरो तो टॉर्क जीरो। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंड देन टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू p इंटू e। दिस इज द आंसर। अगर ये इसके अपोजिट रखा होगा, p वेक्टर और e वेक्टर अपोजिट होंगे, थीटा 180 हो जाएगा, तब भी टॉर्क जीरो उस टाइम। लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ये वाला कहलाता है जब इस पर टॉर्क जीरो होता है। जीरो कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस वाले वीडियो के लिए हम इतना ही पार्ट रखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो गॉस थ्योरम और गॉस लॉ से रिलेटेड डेरिवेशंस नेक्स्ट पार्ट में। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग। थैंक यू।